Good morning class. We are going to start with the chapter 3 Plant Kingdom. This is new chapter. In previous class we have already discussed about 2 kingdom classification and 5 kingdom classification in biological classification, in which 2 kingdom classification Linnaeus give 2 kingdom system. According to him, whole organism are divided into 2 groups or 2 kingdom, that is plant and animalia, based on the superficial characters or morphological characters. फिर इनके बाद R.H. विटकर आए इन 1969. ही गेव 5 kingdom क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्हें पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 kingdom में क्लासिफाई किया और वो उन्होंने बैक्टीरिया को मोनेरा में रखा, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा और फंजाई में सेप्रोफाइट्स, सेल वॉल जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी, ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म फंजाई। और प्लांटी ग्रुप में जो ऑटोट्रॉफिक थे और सिंथेसिस जिसमें हो रही थी और सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई थी। और एनिमल्स ग्रुप में उन्होंने यूकैरियोटिक, सेल वॉल एब्सेंट और हेटेरोट्रॉफ्स को, सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को किंगडम एनिमेलिया में रखा अकॉर्डिंग टू R.H. विटकर क्लासिफिकेशन। फिर इन्होंने जो प्लांट किंगडम दिया था R.H. विटकर में, इसमें जो इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स चूज़ किए थे एनिमल्स के और प्लांट्स के, ऑर्गेनिज्म के, वो थे कि वो हेटेरोट्रॉफिक नहीं होंगे बल्कि ऑटोट्रॉफिक होंगे। वो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में खुद चेंज करेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी और वो सेल वॉल सेलुलोज का बना होगा। तो ये मेजर प्लांट किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो इसमें जो सबसे पहले लीनियस आए थे, इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ये क्लासिफिकेशन पूरा ही बेस्ड था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। फॉर एग्जांपल ये बेस्ड थे मॉर्फोलॉजी, फ्लावर का शेप कैसा है, फ्लावर में नंबर ऑफ एंड्रोसियम कितने हैं, गाइनोसियम कितने हैं, और सेपल्स में के नंबर्स कितने हैं, पेटल्स के नंबर कितने हैं, ये सभी इसमें लीनियस के क्लासिफिकेशन में देखे गए थे। जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे प्लांट्स के, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने लीनियस ने क्लासिफाई किया था। नाउ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन टोटली अगेंस्ट था नेचुरल क्लासिफिकेशन के। ये बेंथम और हुकर ने दिया था क्लासिफिकेशन। इसमें इन्होंने जो प्लांट्स के कैरेक्टर्स लिए थे वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स लिए थे, एनाटॉमी ली थी, उनका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वेसल्स प्रेजेंट है या नहीं, और एब्सेंट है, सीड फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं, फ्लावरिंग हो रहा है या नहीं, फ्लावरिंग एम्ब्रियोलॉजी इन्होंने देखी थी, और फाइटोकेमिस्ट्री इन्होंने देखी थी, जो बेंथम और हुकर के अकॉर्डिंग जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। तो इसमें जो इन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर लिया था प्लांट का। वो था कि अगर इसमें प्लांट्स में सीड बन रहे हैं, एक में सीड नहीं बन रहे, फ्लावर्स बन रहे हैं, एक में नहीं बन रहे हैं, और ट्रू लीफ और स्टेम प्रेजेंट है या नहीं। तो ये सब कैरेक्टर्स बेंथम और हुकर ने इसमें लिए थे, जो इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बेंथम और हुकर ने किया था। फिर आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में किसी भी स्पीसीज की कॉमन ओरिजिन देखी गई कि वो किस स्पीसीज से ओरिजिन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे स्पीसीज 1 है तो उसकी ओरिजिन का कॉमन एंसेस्टर देखा गया। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मैमल लेते हैं, स्पीसीज मैमल, और यहाँ पे स्पीसीज मैमल अगर हम लेते हैं और सेकंड स्पीसीज बर्ड लेते हैं, अगर बर्ड की कोई स्पीसीज
लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो इनके कॉमन इंसेस्टर को देखा जाता है। कॉमन इंसेस्टर में ये दो मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक भी होंगे और बर्ड्स के भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे। फॉर एग्जांपल डक विल प्लेटिपस, जो बर्ड देखी गई ये कॉमन एंसेस्टर निकली इन, और ये कनेक्टिंग लिंक निकला इन बिटवीन मैमल्स एंड बर्ड्स। इसमें क्या था, ये बर्ड्स थी पर एग नहीं देती थी, ये अपने बच्चे को की फीडिंग मिल्क से करती थी। फॉर एग्जांपल जैसे मैमल्स में कि ये अपने बर्थ, जो भी ऑफस्प्रिंग है, बर्थ देने के बाद उन्हें मिल्क फीड कराते हैं, वैसे ही ये बर्ड्स थी, लेकिन ये एग देने के बाद अपने बच्चे को मिल्क फीड कराती थी, तो इसलिए इसे कॉमन एंसेस्टर कहा गया। इन्हें कॉमन एंसेस्टर कहा गया क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक थी इन बिटवीन मैमल और बर्ड्स, तो ये फिलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन है, इसमें रिलेशनशिप देखते हैं एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज से क्या कनेक्शन है, और उनके कॉमन एंसेस्टर की स्टडी करते हैं, और वो किस स्पीसीज से ये दोनों ही स्पीसीज ओरिजिन किए हुए हैं, मतलब किस स्पीसीज से दोनों स्पीसीज की ओरिजिन हुई है। अब जैसे कि स्पीसीज 1, 2 एंड 3 लेते हैं, तो हमें कॉमन एंसेस्टर कौन, अब इनके कॉमन एंसेस्टर को देखते हैं कि इनके कॉमन एंसेस्टर कौन है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम क्लासिफाई करते हैं, अब यहाँ पे पाइसीज ले लेते हैं, थर्ड स्पीसीज में अगर हम पाइसीज लेते हैं, फिशेस को ले लेते हैं, यहाँ पे पाइसीज के एग्जांपल फिशेस को ले लेते हैं, तो उनकी ओरिजिन जो होती है वो उनका कॉमन एंसेस्टर वही होगा जिनमें ये सेकंड स्पीसीज फॉर एग्जांपल बर्ड्स के भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे और मैमल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अगर हम एक स्पीसीज का थर्ड स्पीसीज से अगर रिलेशन देखा जाए तो हमें क्या रिलेशन मिलता है, वेल फिश का। इनकी कॉमन एंसेस्टर क्या होगी, वेल फिश होगी, क्योंकि वेल फिश में इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ये फिश की तरह इनका बॉडी, जो इनकी मॉर्फोलॉजी होगी वो फिश की तरह होगी। ये इनमें स्विमिंग ऑर्गन्स डेवलप होंगे, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स होगा, लेकिन इन्हें मैमल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये यंग वंस को बर्थ करती हैं। उनको इनमें एग नहीं बनता है, एग नहीं वेल में होता है, ये वीवी पैरस होते हैं क्योंकि ये यंग वन को बर्थ करते हैं एग के बजाय। जैसे फिशेस का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये एग ले करेंगे, वैसे मैमल्स जो होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक होगा कि ये बर्थ करेंगे, इनमें यंग वन का बर्थ होगा, बाय बर्थ यंग वन रिप्रोड्यूस होंगे। वैसे ही कॉमन जो इनके एंसेस्टर निकला वो वेल निकली, ये भी मैमल थी, लेकिन जो इसके कैरेक्टरिस्टिक थे और मॉर्फोलॉजी थी वो फिश लाइक थी। तो इस तरीके से फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करते हैं, उनके किसी भी स्पीसीज के कॉमन एंसेस्टर को इसमें देखते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इससे भी हम इंडिविजुअल की स्टडी कर सकते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल की, बाय प्रोवाइडिंग देम टू नंबर। उन्हें नंबर्स दिए जाते हैं और कोड्स दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक, और फिर ये डेटा पूरा कंप्यूटर बेस्ड रहता है, ये डेटा और कंप्यूटर में सेव रहता है। फॉर एग्जांपल अगर एजोबैक्टर की स्पीसीज़ है तो हम उसे उसका जो जीनस होगा वो कॉमन होगा, वो एजोबैक्टर होगा, और स्पीसीज़ को हम अगर उसमें एजोबैक्टर जीनस में कई सारे स्पीसीज़ 1 है, स्पीसीज़ 2 है,
अब इस स्पीसीज 1 से हम ओरिजिन देख रहे हैं। यहाँ पे भी स्पीसीज 1A, स्पीसीज 1, स्पीसीज 1 सॉरी 2A, यहाँ पे 2 है तो 2A, ये 2B1 B2, तो ऐसे नंबरिंग दी जाती है स्पीसीज को। ये कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस होता है, तो ये मेज़र किया जाता है कि हर एक स्पीसीज की अपना नंबर हो, अपना कोड हो, जिसके थ्रू अगर हम किसी स्पेसिफिक स्पीसीज को पढ़ना हो तो बस नंबर और कोड उसका डाल दिया जाए और उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस करते हैं, वो है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब नाउ साइटोटैक्सोनॉमी। व्हाट इज साइटोटैक्सोनॉमी? साइटोटैक्सोनॉमी में इसमें सेलुलर नंबर्स, सेल में क्रोमोसोम नंबर कितनी प्रेजेंट है, उनका स्ट्रक्चर और बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना प्रेजेंट है, ये देखा जाता है सेलुलर टैक्सोनॉमी में। क्रोमोसोम के नंबर्स, फॉर एग्जांपल साइटोटैक्सोनॉमी में हम नंबर के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल को डिवाइड करते हैं। अगर किसी भी सेल और किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में, एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 14 है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 15 है, तो ऐसे हम सभी एक को एक में डिवाइड करके ग्रुप बना के रख देंगे। वो इंडिविजुअल इसमें होंगे जिनके, अब ये डिपेंड नहीं करता वो प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी होंगे, तो उनमें हम जनरली क्रोमोसोम नंबर देखेंगे, उनके क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, उनको सभी को एक ग्रुप में रख देंगे। तो हम इससे ये, इस टैक्सोनॉमी से बेसिकली ये स्टडी की जाती है 14 नंबर क्रोमोसोम में कितने इंडिविजुअल्स आते हैं, 15 नंबर क्रोमोसोम में कितने इंडिविजुअल्स आते हैं। सिमिलरली अब साइटोटैक्सोनॉमी के बाद आता है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में हम केमिकल सिंथेसिस देखते हैं। यहाँ पे फिगर है कीमोटैक्सोनॉमी का। हम केमिकल सिंथेसिस देखते हैं कि प्लांट्स में कौन से केमिकल बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड केमिकल किस किस प्लांट में बन रहा है, ये हम सभी प्लांट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल लिलिएसी, लेग्यूमिनेसी, फिबेसी और सोलिनिएसी, एरेसी, ये सभी प्लांट को एल्केलॉइड्स ग्रुप में रख देते हैं। अब एल्केलॉइड्स में डेरिवेटिव फ्रॉम ये डेराइव्ड अमाइनो एसिड से है और नॉन डेराइव्ड अमाइनो एसिड से हैं। फिर फर्दर इसको डिवाइड करते हैं नॉन डेराइव्ड और डेराइव्ड में। तो इस तरीके से कीमोटैक्सोनॉमी के थ्रू भी प्लांट की स्टडी की जाती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक पे, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है ये टैक्सोनॉमी। अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी सेल की स्टडी करनी है, सिर्फ सेल की स्टडी करनी है, मॉर्फोलॉजिकली स्टडी नहीं करनी है, तो हम साइटोटैक्सोनॉमी से उस सभी इंडिविजुअल की स्टडी कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ केमिकल स्टडी करनी है प्लांट्स में कि किस में कौन से केमिकल्स बन रहे हैं, तो हम सिंपली कीमोटैक्सोनॉमी से प्लांट की स्टडी कर सकते हैं, सभी प्लांट की स्टडी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से हम सभी ऑर्गेनिज्म को, एक जीनस के सभी स्पीसीज को एक स्पेशल नंबर और कोड्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे अगर हमें किसी का नंबर और कोड पता है तो हम अगर वो टाइप करेंगे, ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड टैक्सोनॉमी होता है, जो इस सॉफ्टवेयर में अगर हम वो नंबर और कोड डालेंगे तो पूरा उसके कैरेक्टरिस्टिक, उस इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक पूरे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टैक्सोनॉमी के थ्रू हम स्टडी करते हैं। अब नाउ क्योंकि ये चैप्टर, इसमें प्लांट किंगडम पढ़ना है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं क्या क्या
कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लांट किंगडम में। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो नॉन मोटाइल होते हैं। जितने भी प्लांट होते हैं ये मूव नहीं कर पाते हैं, ये जिस सरफेस पे होते हैं या जहाँ ग्रो कर जाते हैं एक बार वहीं पर एज सच इनकी यहीं पर ग्रोथ होती रहती है, तो मोटेलिटी नहीं दिखाई देती है इनमें। और जो रिप्रोडक्शन होता है ये यूजुअली सेक्सुअल होता है। यूजुअली सेक्सुअल मतलब मेजरली सेक्सुअल होता है, और सेक्सुअल के लिए बहुत हमेशा फेवरेबल कंडीशन चाहिए होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये बाय वेजिटेटिव भी हो सकते हैं, बाय एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। नाउ थर्ड क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होना चाहिए। तो प्लांट का मेन है कि नॉन मोटाइल होने चाहिए, यूजुअली सेक्सुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होना चाहिए, और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होनी चाहिए। वो सेल वॉल और का जो कंपोजिशन होगा सेल्यूलोज का बना होना चाहिए, सेल्यूलोज का बना होना चाहिए। सेल वॉल कंपोजिशन सेलुलोज होना चाहिए, और इनमें वैक्यूल्स, बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होने चाहिए। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल होना चाहिए इनमें, और इनमें रिप्रोडक्शन सपोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस के लिए डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेटिक के लिए क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट इनका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट किंगडम का। नाउ अब इसको प्लांट किंगडम को क्लासिफाई कैसे करते हैं, इनसे क्लासिफाई करते हैं इन सब किंगडम। सबसे पहले प्लांट किंगडम को सब किंगडम में डिवाइड करते हैं। ये सब किंगडम हैं क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में उन सभी प्लांट्स को रखा गया जिसमें सीड्स का और फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। सीड्स का और फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, उन सभी प्लांट्स को क्रिप्टोगैम्स में रखा गया। और वेयर इज इन फिनेरोगैम्स में उन्हें रखा गया जिनमें सीड और फ्लावर दोनों का ही फॉर्मेशन हो रहा था। सीड और फ्लावर का दोनों का ही फॉर्मेशन हो रहा था, दोनों का फॉर्मेशन हो रहा था, आइदर सीड और आइदर फ्लावर, और दोनों का फॉर्मेशन हो रहा था। अब क्रिप्टोगैम्स को फर्दर डिवाइड किया गया इन डिवीज़न। इन डिवीज़न क्या था, वो डिवीज़न थे 3, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। और फिनेरोगैम्स को भी डिवीज़न में डिवाइड किया गया। वो डिवीज़न था जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। डिवीज़न था जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और क्रिप्टोगैम्स का डिवीज़न था थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। थैलोफाइट्स को फर्दर डिवाइड किया गया एल्गी, फंजाई एंड लाइकेन्स में। थैलोफाइट्स में वो रखे गए जिनमें जो रूट, स्टेम, लीफ थे ये सेपरेटली नहीं दिखाई दे रहे थे, ये वेल डेवलप नहीं थे। इनका जो बॉडी थी थैलाई लाइक थी, थैलस की तरह बॉडी थी, फ्लैट थी इनकी बॉडी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को थैलोफाइटा में रखा गया। फॉर एग्जांपल एल्गी। हम फंगल और लाइकेंस को अकॉर्डिंग टू द R.H. विटकर हम पहले पढ़ चुके हैं फंगल को, तो इस प्लांट किंगडम में हम फंजाई को नहीं पढ़ेंगे, हम थैलोफाइट्स को पढ़ेंगे जो कि एल्गी हैं।
और जिम्नोस्पर्म को फर्दर डिवाइड किया गया इन फाइलम मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। फाइलम मोनोकॉट्स में को इसे एडवांस टाइप का बताया गया क्योंकि ये एडवर्स कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं। किसी भी कंडीशन में जब अनफेवरेबल कंडीशन रहती है तब भी मोनोकॉट्स के बहुत सारे प्लांट्स फॉर एग्जांपल ग्रासेस वो जर्मिनेट करते हैं, और डाइकॉट्स में इन्हें जर्मिनेट करने के लिए फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, प्रॉपर मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए सॉइल में, और एनवायरनमेंट इनके लिए सुटेबल होना चाहिए। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक थे। मोनोकॉट्स में उन सभी प्लांट को रखा गया जिनमें सिर्फ वन सीड कॉटिलेडन्स था, और डाइकॉट में उन्हें रखा गया जिनमें दो कॉटिलेडन्स, उनके सीड में दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट थे। फॉर एग्जांपल जैसे हम चने की दाल लेते हैं तो जब हम चने की दाल लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि दो कॉटिलेडन्स हैं, दो कॉटिलेडन होते हैं चने की दाल में। और जब हम कोई भी वीट लेते हैं या राइस लेते हैं तो देखते हैं कि वो सिर्फ एक सीड, सिंगल सीड, उसमें एक ही कॉटिलेडन होता है। और इसमें फॉर एग्जांपल चने की दाल में दो कॉटिलेडन होते हैं, दो दाल उसमें निकलती हैं, या अरहर की दाल में दो दाल निकलती है। तो इस तरीके से उन सभी प्लांट को डाइकॉट में रखा गया जिसमें दो कॉटिलेडन्स थे, और मोनोकॉट में उन्हें रखा गया जिसमें सिर्फ जिनके सीड में सिर्फ एक कॉटिलेडन्स था। और एंजियोस्पर्म एज ये सबसे एडवांस, सबसे मॉडिफाइड प्लांट एज कम्पेयर टू जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में इनकी भी बॉडी थैलस लाइक थी। इनमें ट्रू रूट लीव्स का मॉडिफिकेशन नहीं था, इनमें ट्रू रूट लीफ प्रेजेंट नहीं थे। टेरिडोफाइट में ट्रू रूट और लीफ तो आ गए थे लेकिन स्टेम अभी भी पूरा डेवलप नहीं हुआ था। इनमें ट्रू रूट लीफ जिम्नोस्पर्म में आ चुके थे, लेकिन इसमें फ्लावर का डेवलप नहीं हुआ था, और जो जाइलम भी प्रेजेंट थे स्टेम में उनमें वेसल्स एब्सेंट थे, और सीड ट्यूब एब्सेंट था, और सीड विदाउट कवर, जिसकी वजह से इन्हें नेकेड सीड भी बोला जाता है, नेकेड सीड, और जिम्नोस्पर्मी बोला जाता है। एंजियोस्पर्म में ये फुल डेवलप थे, इनमें प्रॉपर रूट, स्टेम, लीफ का डेवलपमेंट हो रहा था, फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा था, और सीड जो थे वो विथ कोट प्रेजेंट थे, उन पे कवरिंग प्रेजेंट थी। जो भी सीड थी उन पे कवरिंग प्रेजेंट थी। फॉर एग्जांपल अगर हम चने की दाल लेते हैं तो इस पे आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है, अंदर दो दाल निकलती हैं, दो कॉटिलेडन्स होते हैं। कोई भी लेंटिसिल आप लीजिए तो उनमें दो दाल प्रेजेंट होती है, चाहे अरहर हो चाहे मूंग, कोई भी दाल हो, सभी में। तो अब क्रिप्टोगैम्स को फर्दर जो डिवाइड किया गया था फंजाई, लाइकेन्स और एल्गी में। फंजाई में काइटिन की सेल वॉल बनी हुई थी, और फंजाई जो था ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन था इन बिटवीन फंजाई और एल्गी, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहा था। और एल्गी ये ट्रू प्लांट को शो कर रहा था, ट्रू प्लांट बॉडी थी, और ये दोनों ट्रू प्लांट बॉडी नहीं थी। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में हमने फंजाई और लाइकेन्स हमने पढ़ लिए थे, और इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया था। इस क्लास में हम डिवीज़न एल्गी पढ़ेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थे? इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड सी प्रेजेंट था। ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट थे। इनमें कलर प्रोड्यूसिंग पिगमेंट्स प्रेजेंट थे, और ये सभी थैलॉइड थे। मतलब जो प्लांट बॉडी थी एल्गी थी वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर था, थैलॉइड स्ट्रक्चर था। ये सभी इनमें फोटोसिंथेसिस होती थी, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। ये फ्रेश वाटर भी थे, फॉर एग्जांपल ग्रीन एल्गी और क्लोरोफाइसी, और रेड मेराइन भी थे, फॉर एग्जांपल रेड एल्गी।
इनमें वैरायटी ऑफ हैबिटेट देखा गया क्या क्या था, लेकिन वो सभी मॉइस्ट कंडीशन थी। एक ये मॉइस्ट स्टोन पर जर्मिनेट हो रहे थे, मॉइस्ट सॉइल्स पर जर्मिनेट हो रहे थे, और मॉइस्ट वुड पर जर्मिनेट कर रहे थे। जो स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी था ये वेरी कर रहा था यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर तक। यूनिसेलुलर हम देख सकते हैं कि यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, जिग्नेमा, उडोगोनियम, ये सभी यूनिसेलुलर थे, यूनिसेलुलर एल्गी थी। तो इनमें जो रेंज था माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर कॉलोनियल फॉर्म भी फॉर्म मिल रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल वॉलवॉक्स और यूनिसेलुलर स्पायरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास और माइक्रोस्कोपिक क्लेमाइडोमोनास भी थे। फिर इसमें जो मेराइन थे वो कैल्प थे, जिसमें कि जो लंबे लंबे लीव्स लाइक थैलाई बॉडी इनकी होती है, लेकिन वो एक्चुअली थैलस होता है। ये लीफ की तरह, फ्लैटेंड लीफ की तरह लंबे लंबे समुद्र में दिखाई देते हैं, सी वाटर में दिखाई देते हैं। ये थैलस लाइक होते हैं, लेकिन लीफ की तरह दिखाई देते हैं। अब जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था, इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था वो 3 टाइप्स था। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या था कि जो प्लांट बॉडी थी वो सेप्टा से टूट कर वो जर्मिनेट कर रही थी, मतलब फ्रेगमेंट हो जा रहा था, उनमें 2 फ्रेगमेंट में टूट जा रही थी। सेप्टा से जो प्लांट बॉडी थी, जो एल्गी थी, वो 2 में डिवाइड हो जा रही थी और दोनों ही अलग अलग सेपरेटली जर्म कर रहे थे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय क्या था कि फ्रेगमेंटेशन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो बाय फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल जू स्पोर, इनमें जू स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फ्यूज़न ऑफ 2 गैमेट्स, और आइदर वो गैमेट्स सिमिलर थे तो आइसोगैमस, डिसिमिलर थे तो एनाइसोगैमस, और ओवल थे तो ओगैमस। फॉर एग्जांपल हम इसमें दोनों देख सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था कि जो प्लांट बॉडी थी उसमें प्लांट बॉडी में जू स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा था विद इन द जू स्पोरेंजियम। यहाँ पे जू स्पोरेंजियम इस प्लांट बॉडी में ग्रोथ करके बाहर निकल आता है, और ये जू स्पोरेंजियम में से ये जू स्पोर बाहर निकल आता है। ये फ्लैजलेटेड होता है, यहाँ का जितने भी एल्गी होते हैं उनमें जू स्पोर्स फ्लैजलेटेड होते हैं, 2 फ्लैजला प्रेजेंट होता है हर में। ये फिर फ्लैजलेटेड जू स्पोर्स ये सबस्ट्रेटम पे अटैच होके फिर से एक नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। तो बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू जू स्पोर्स होता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि oogonia के अंदर oospores का फॉर्मेशन होता है, और ये oospores एंथ्रोजॉइड्स भी हो सकते हैं। एंथ्रोजॉइड्स मतलब मेल गैमेट, और एग का भी फॉर्मेशन हो सकता है। आर्चिगोनियम में, oogonia में एग का भी फॉर्मेशन हो सकता है, जिसे फीमेल गैमेट बोलते हैं, इसे फीमेल गैमेट बोलते हैं। अब एग है तो ये फीमेल है, और ये एंथ्रीडिया है या एंथ्रोजॉइड है यहाँ पे, तो ये मेल है। अब ये इन दोनों में फ्यूज़न होगा, इन दोनों में अलग अलग प्लांट बॉडी के से जो एंथ्रोजॉइड है वो दूसरी प्लांट बॉडी से एग के पास आएगा, एग में फ्यूज़न होगा, इस एंथ्रोजॉइड का एग में फ्यूज़न होगा,
एंथ्रोजॉइड का एग में फ्यूज़न होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। फिर फर्दर जाइगोट में मियोसिस होगी, मियोसिस से स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। जो अब ये 4 स्पोर्स हम फिगर में देख सकते हैं, 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन मियोसिस के बाद जाइगोट में हो रहा है। अब ये सिंगल जो जू स्पोर हैं या जाइगो स्पोर हैं, ये सबस्ट्रेटम से फ्यूज़ करके फिर न्यू कॉलोनी को बर्थ या न्यू इंडिविजुअल को का बर्थ करेंगे और इससे न्यू इंडिविजुअल की ओरिजिन होगी सबस्ट्रेटम पे अटैच होके। तो ऐसे ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जू स्पोर्स, फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस जाइगोट में मियोसिस के बाद जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये जू स्पोर सबस्ट्रेटम से अटैच होके जर्मिनेट कर जाता है और नई प्लांट बॉडी को बना लेता है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक होगा एल्गी का क्लासिफिकेशन।